Hey everyone, welcome to lecture number 1 of React. Myself Mohammad Rehan, and today we are going to discuss about the most popular web development tool called React. So let's get started. So what is React and why you should learn it? तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर करना चाह रहे हैं या फिर आपको वेब डेवलपमेंट में एडवांस स्किल करनी है तो आपको रिएक्ट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है और इसमें आपको जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, जिस तरह फंक्शंस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, लूप्स और बाकी सारी चीज़ें जो हम जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्ट हमारे पास है क्या, हम इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रिएक्ट का कि रिएक्ट है क्या हमारे पास, रिएक्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी फ़ीचर्स देखेंगे और रिएक्ट किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे। और फिर एट द एंड हम जो है एक रिएक्ट के ऊपर हम बेसिक सी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो रिएक्ट है क्या, रिएक्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसको डेवलप किया था फेसबुक ने और मैनेज करता है फेसबुक, जिसकी मदद से हम फास्ट डायनामिक जो है यूज़र इंटरफेस हम क्रिएट कर सकते हैं। रिएक्ट जो हमारे पास इस्तेमाल होती है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, जिसको हम SPA भी कहते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। सिंगल पेज एप्लीकेशन है क्या, सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारे पास जिस तरीके से HTML में हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते हैं .html के, इसमें index.html, about.html, तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस आ जाते हैं। यहाँ पे हम जब रिएक्ट में काम करते हैं तो रिएक्ट में हमारे पास एक सिंगल HTML का पेज होता है, जिसके जैसे जैसे हमारे पास यूज़र इंटरेक्ट करता है तो हम डायनामिकली डेटा उसके अंदर चेंज करते जाते हैं और हमारे पास डेटा उसमें रेंडर होता जाता है। तो जो हमारा काम होता है वो सिंगल एक HTML के पेज पे काम होता है और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम रिएक्ट के ज़रिए उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और हमारे पास जो यूज़र उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता है तो उसको ऐसा फील होता है कि वो सिर्फ एक ही पेज के ऊपर काम कर रहा है और वो पेज रिलोड नहीं हो रहा। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में हम जो है डेटा को चेंज कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और यूज़र को ऐसा फील होता है कि हमारे पास जो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है उसमें चेंजेस नहीं हो रही, उसके सामने उसको इतना फील नहीं होता। एक एग्जांपल इसकी ये भी है कि हम जब HTML में काम करते हैं तो हम जब भी कंटेंट चेंज करते हैं तो हमको पेज रीलोड करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट में पेज रीलोड नहीं होता। जैसे जैसे हमारा कंपोनेंट चेंज होता है या हमारी कोई स्टेट चेंज होती है तो हमारा जो है वेब पेज में अपडेट हो जाता है और हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है, जिसकी मदद से आपको ऐसा फील होता है कि आपका पेज रिलोड ही नहीं हुआ है, जबकि हमारा कंटेंट जिस कंपोनेंट में हमारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जिस तरीके से हमारा कोई प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट हमने कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया तो वो नया प्रोडक्ट जैसे ही हमने ऐड करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट पे खुद ही अपडेट हो जाएगा, वो पेज रिलोड नहीं होगा। हम अगर HTML की बात करें तो HTML में अगर कोई हम इमेज ऐड करते हैं वो इमेज हमारे पास जब न्यू ऐड होती है तो वो लोड होती है हमारे पास, हमको वेबसाइट रिलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास जब भी स्टेट में चेंज होती है, कोई कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे चेंज होता है, कोई भी चीज़ हम यहाँ पे ऐड करते हैं या हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रिमूव करते हैं तो वो हमारे पास विदाउट रिलोड हमारे पास वो अपडेट हो जाता है। हम बात करें कि रिएक्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो रिएक्ट के हमारे पास कुछ फीचर्स की बात करें तो रिएक्ट हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। अब व्हाट इज़ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर मीन्स कि हम अपनी वेबसाइट को स्मॉल पीस ऑफ कोड या स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अगर जिसकी मदद से हम अगर चाहें तो उसको अगर दोबारा यूज़ करना चाहें तो हम उसको दोबारा यूज़ कर देते हैं। मीन्स कि हम कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर से ये कर सकते हैं कि हम अपने वेबसाइट में जो भी कंटेंट है उसको स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल पीस ऑफ कोड हम उसको सेपरेट कर देते हैं और फिर हम उसको जब दोबारा यूज़ करना हो तो हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास 5 पेजेस हैं और पाँचों पेजेस में हमारे पास हेडर और फुटर आ रहा है तो हेडर और फुटर हम पाँचों पेजेस में अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट एक फाइल में रख के और उसको बार बार हम उसको कॉल करके इस्तेमाल कर रहे होंगे। मीन्स के ब्रेकिंग डाउन अ यूज़र इंटरफेस इनटू स्मॉल यूजेबल पीस नोन एज कंपोनेंट, और यही हमारे पास कंपोनेंट कहलाता है जो हमारे पास वेबसाइट पे हमारा कंटेंट होता है। जिस तरह हमारा हेडर है तो हेडर हमारा एक कंपोनेंट हो जाएगा, साइड बार है हमारे पास, साइड बार हमारे पास एक कंपोनेंट हो जाएगा, फिर फुटर हमारे पास एक कंपोनेंट हो जाएगा। तो जितनी भी हमारी वेबसाइट है हम उसको
ब्रेक कर देते हैं, अपनी यूआई को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल यूजेबल पीस ऑफ कोड में, जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रिएक्ट में अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स और क्लास बेस्ड कंपोनेंट। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट आपका नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर जो एज अ प्रॉप इनपुट लेते हैं और रिटर्न करते हैं JSX। अब JSX क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इन सिंपल टर्म्स हमारे पास ये एक तरह से HTML होता है, जो हमारे पास जो पीस ऑफ कोड होता है, हमने जो UI अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी होती है, तो वो हमारे पास रिटर्न कर रहा होता है। और प्रॉप्स एज एन इनपुट हम ले रहे होते हैं, प्रॉप्स मीन्स पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स हमको चाहिए होते हैं, वो हम एज एन इनपुट ले रहे होते हैं। तो हमारे पास ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन होते हैं, वही फंक्शंस हमारे पास जब हमारे पास UI रिटर्न कर होते हैं तो वो हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट्स कहलाते हैं, और ये हमारे पास स्टेटलेस कंपोनेंट्स कहलाते हैं। स्टेटलेस कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्टेटलेस कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास डायनामिक कोई काम नहीं हो रहा था। मीन्स कि हमारी UI रेंडर होने के बाद अगर हम उसमें चेंजेस करवाना चाहते हैं तो हम उसको चेंजेस नहीं कर सकते। तो रिएक्ट में हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट्स अभी ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि अब स्टेटलेस वाला काम जो हमारे पास होता था वो स्टेटफुल हम इसको जो करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे हुक्स आ जाते हैं। हुक्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ फिर रिएक्ट में, जिसकी वजह से हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट ज़्यादा जो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट से के कंपैरिजन में हमारे पास ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हमारे पास यहाँ पे हुक्स का कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टेटलेस वाला काम है, जो हम स्टैटिक काम जो हमारे पास चल रहा था, जिसकी वजह से हम UI में चेंजेस नहीं कर पाते थे या हम उसको डायनामिक नहीं कर सकते थे, वो हमारे पास हुक्स के थ्रू हम यहाँ पे फिर कर सकते हैं। हुक्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट में एक मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे पास यूज स्टेट, यूज इफेक्ट्स और मल्टीपल हमारे पास हुक्स आ जाते हैं, जिसमें यूज रेफ आ जाता है, जिसकी मदद से हम जो है स्टेटलेस कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे स्टेटफुल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें स्टेट की, तो स्टेट हमारे पास होता क्या है? स्टेट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, जब वो ऑब्जेक्ट में हमारे पास चेंजेस होती हैं तब हमारा यहाँ पे कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है। तो फंक्शन के बेस्ड कंपोनेंट्स आर सिंपली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, जिसके मदद से हम अपने UI जो है रिटर्न कर रहे होते हैं अपनी, और ये हमारे पास स्टेटलेस कंपोनेंट्स थे। अब हमारे पास स्टेटफुल हम यहाँ पे हुक्स के मदद से हम इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लास कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात करें तो क्लास कंपोनेंट्स हमारे पास नॉर्मल जो हम क्लासेस इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में, वैसे ही हमारे पास क्लासेस होती हैं जो कि एक्सटेंड होती हैं रिएक्ट से। रिएक्ट का जो कंपोनेंट है उससे हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं। इसमें हमारे पास एक रेंडर मेथड होता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे जो है अपनी UI डिफ़ाइन कर सकते हैं, और JSX जिस तरीके से हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम यहाँ पे रेंडर करें, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी JSX रिटर्न कर रहे होते हैं, जो हमारी UI दिखा रहा होता है हमारे HTML पेज पे। इसमें हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स आते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पे कंपोनेंट डेट माउंट, कंपोनेंट डेट अपडेट, इस तरीके से हम यहाँ पे मेथड इस्तेमाल करके इसको हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और डायनामिक हमारे पास ये हो रहा होता है। इसको हम यहाँ पे स्टेटफुल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायनामिक काम होता है। लेकिन अभी हमारे पास जो रिएक्ट है, रिएक्ट में हम यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुई थी तब हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर ज़्यादा काम होता था। अब हमारे पास जो है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें जो हम स्टेटफुल वाला काम कर रहे थे, वो अब हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में यूजिंग हुक्स हम वो स्टेटफुल वाला काम कर सकते हैं। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं, तो हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्ट की, तो रिएक्ट में हमारे पास होता है वर्चुअल डॉम। अब वर्चुअल डॉम होता क्या है? वर्चुअल डॉम हमारे पास जो है एक रियल डॉम की कॉपी होता है। हमने सबने HTML पढ़ी, और HTML में हम यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन करते हैं, जिसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ID लिख के हम उसके ऊपर मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, या ऑन क्लिक हम इवेंट लिसनर्स, इस तरीके से हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम UI के ऊपर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास मैनिपुलेशन होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है वर्चुअल डॉम का। अब वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास HTML में जब हमारे पास पेज होता है, तो हम जब भी चेंज करते हैं हमको पेज रिलोड करना पड़ता है, हमारी न्यू चेंजेस जो है हमारे को विजिबल हों, इसलिए हमको पेज रिलोड करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक वर्चुअल डॉम आता है। वर्चुअल डॉम हमारे पास एक कॉपी होता है सेम हमारे पास रियल डॉम की। जब हमारे पास चेंजेस होती हैं तो हमारे पास वर्चुअल डॉम में हम उसको वर्चुअल डॉम को हम ट्रैक करते हैं कि हमारे पास क्या चेंजेस हुई हैं। फॉर सपोज कि अगर आपके पास आर्टिकल है, आर्टिकल में अगर आपने कोई एक लाइन और ऐड कर दी, अब उस एक लाइन ऐड करने के बाद आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट
अपडेट नहीं होगा। अगर हम ये बात करें HTML में तो हमारे पास पूरा हमको पेज रीलोड करना पड़ता है, फिर आपके पास वो जो न्यू लाइन आपने ऐड करी वो हमको विजिबल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो जो सिर्फ न्यू लाइन ऐड हुई है और जिस कंपोनेंट में हुई है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो वर्चुअल डॉम हमारे पास ट्रैक करता है कि हमारे पास जो हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं पीछे के, हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं और अपने पीस ऑफ कोड को हम यहाँ पे सेपरेट करके हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने एक कार्ड बना के रख दिया और कार्ड को हम मल्टीपल टाइम कॉल कर रहे हैं उसको और हम उसको दोबारा इस्तेमाल करें, हम दोबारा उसको कोड नहीं लिख रहे। इसी तरीके से जब जब उस कार्ड में चेंजेस आएंगी तब वर्चुअल डॉम क्या करेगा, सिर्फ उसी कार्ड को रेंडर करेगा, मतलब कि रीलोड जिसको हम कहते हैं कि वो रीलोड करेगा और हमारे पास सिर्फ उसी कार्ड के अंदर चेंजेस होंगी। अगर हम ये बात करें इमेजेस की, अगर एग्जांपल हम लें तो इमेजेस, अगर हम इमेज गैलरी बनाते हैं HTML में तो हम अगर उसको एक मरतबा रीलोड करते हैं तो वो जितनी भी इमेजेस हैं उसको थोड़ा लोड होने में हमारे पास टाइम रहता है, रेंडर होने में हमारे पास वो टाइम लगता है। फिर अगर हम दोबारा कोई इसमें इमेज ऐड करते हैं तो फिर दोबारा इमेज हमको विजिबल करने के लिए हमको दोबारा रीलोड करना पड़ता है पेज। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ पे कोई और एक कार्ड ऐड कर दो तो वो पूरा पेज री रेंडर नहीं होगा, पूरा पेज रीलोड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो जो आपने न्यू कार्ड ऐड किया है जिसके साथ आपकी इमेज है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके पास रेंडर होगी, इसके अलावा आपके पास कोई काम रेंडर नहीं होगा। तो रिएक्ट हमारे पास वर्चुअल डॉम का एक कॉन्सेप्ट होता है जो रियल डॉम को मैनिपुलेट करता है, रियल डॉम की एक कॉपी बना के रखता है और सिर्फ वो चेंजेस हमारे पास अपडेट करता है, अपडेट करवाते हैं रियल डॉम में जो हमने न्यू ऐड करी है। तो इससे होता क्या है कि हमारी जो है एप्लीकेशन जो है वेब एप्लीकेशन वो फास्ट हो जाती है और हमारे पास जो चेंजेस होती हैं वो हमारे पास अपडेट हो जाती हैं हमारी वेबसाइट पे विदाउट पेज रीलोड। आगे बात करें तो हमारे पास जो रिएक्ट है उसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट JSX इस्तेमाल होती है, जावास्क्रिप्ट XML। अब जावास्क्रिप्ट XML है क्या? जावास्क्रिप्ट XML हमारे पास यहाँ पे एक सिंटैक्स है जिसकी मदद से हम HTML लाइक कोड जो है हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के थ्रू जावास्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हमने शुरू में बात की थी कि हम यहाँ पे जब रिएक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, मीन्स कि हमारे पास एक ही HTML का डॉक्यूमेंट होता है। तो हम जो भी काम करते हैं वो हम यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर करते हैं और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर अगर हम चाहें ना HTML लिखना तो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे JSX इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ पे JSX के थ्रू हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपनी HTML लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एग्जांपल है। एक हमारे पास फंक्शन है, कंपोनेंट के नाम से हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है जो रिटर्न कर रहा है हमारे पास यहाँ पे HTML। इसकी हम बात करते हैं, फंक्शन कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन कंपोनेंट का एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाई है। फंक्शन कंपोनेंट में ये हमारे पास जो आपकी UI एलिमेंट जो आपके पास विजिबल होगा आपकी वेब ब्राउज़र पे, तो वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास वो यहाँ पे हम यहाँ पे उसका कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न के अंदर हम अपना सारा HTML का कोड लिख रहे होते हैं। तो ये हमको हेल्प करता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपनी HTML रिटर्न कर रहे होते हैं। आगे बात करें हम तो रिएक्ट में हमारे पास ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट होता है और ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट से मुराद कि हमारे पास यहाँ पे एक रिच इकोसिस्टम है, मतलब हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज़ और टूल्स हमारे को बहुत मिल जाते हैं, जिसमें हमारे पास रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी है, जिसमें हमारे पास रिडक्स है जिसके थ्रू हम यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट.js जो हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हमको यहाँ पे मिल जाती है आसानी से, जिसकी मदद से हम जो है यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो हमारे पास रिएक्ट में एक मेन कॉन्सेप्ट होता है वन वे डेटा बाइंडिंग। और वन वे डेटा बाइंडिंग क्या है? वन वे डेटा बाइंडिंग मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट का एक चाइल्ड कंपोनेंट होता है। जिस तरह हमारे पास होम पेज है तो होम पेज में हमारे पास यहाँ पे अबाउट का पेज होगा, ये होम का पेज होगा, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, फिर प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास कार्ड्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हमारे पास चलते जाते हैं। तो हर कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे हर कंपोनेंट का कोई ना कोई चाइल्ड होता है और हर पेरेंट का कोई ना कोई हमारे पास हर पेरेंट का कोई ना कोई चाइल्ड होता है और हर चाइल्ड का कोई ना कोई पेरेंट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा फ्लो होता है प्रॉप्स के थ्रू। अब प्रॉप्स के थ्रू डेटा फ्लो होता है तो हमारे पास यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल फ्लो चलता है। मीन्स कि चाइल्ड हमारे पास डेटा जो है पेरेंट से गेट करता है और पेरेंट जो है हमारे पास जो भी डेटा होता है हमारा वो चाइल्ड को पास करता है प्रॉप्स के थ्रू। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल फ्लो चल रहा होता है, यानी कि एक वक्त पे हम यहाँ पे एक जगह से डेटा भेज सकते हैं। इससे हमारे को प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब कि हमारे को पता होता है कि हमारा डेटा कौन से कंपोनेंट से कहाँ पे जा रहा है और हमारे जो है डीबग करना आसान हो जाता है
और इसको मेंटेन करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है हमारी वेब एप्लीकेशन में। वन वे डेटा बाइंडिंग से हमारे पास एक ये फ़ायदा भी होता है कि हमारे पास यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट हमारे लिए सिंपल और इजी हो जाती है, और हमको पता होता है कि हमारा कौन सा डेटा चेंज होगा तो यूआई पे क्या चेंजेस आएंगे। आगे बात करें रिएक्ट की, तो रिएक्ट काम किस तरीके से करता है। तो हमने बात की रिएक्ट में हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास ये कंपोनेंट्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक हमारा वेब पेज क्रिएट हो जाता है, और ये हमारे पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम इसको अपने वेब पेज में मल्टीपल टाइम्स इसको रीयूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास कोई और पेज है, जिस तरह हम होम का पेज है तो होम के पेज पे हमने इस्तेमाल किया एक मरतबा, तो हम इसको अबाउट के पेज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारे को अपनी पूरी वेबसाइट रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास सिर्फ वो स्पेसिफिक कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है और हमारे पास वेबसाइट अपडेट हो जाती है हमारी। तो ये था हमारा रिएक्ट का कुछ इंट्रोडक्शन। आगे हम जाएंगे तो इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे और कि रिएक्ट में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन अपनी। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे को Node.js हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब Node.js है क्या? Node.js हमारे पास जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ब्राउज़र हम इसको रन कर सकते हैं। तो Node.js आपने इंस्टॉल करना है और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। डाउनलोड Node.js के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। Node.js हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। हम इसको इंस्टॉल करेंगे और सिंपली नेक्स्ट करके हमारे पास यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट करेंगे, एग्री करेंगे अपना एग्रीमेंट और फिर कंटिन्यू करके नेक्स्ट और ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई, फिनिश करेंगे और यहाँ पर हमारे पास Node.js इंस्टॉल हो चुका है। तो Node.js इंस्टॉल होने के बाद अब हम यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बना रहे हैं और उस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे अपनी एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम न्यू के अंदर जाके हम यहाँ पे फोल्डर जिसका हम नाम रख रहे हैं यहाँ पे रिएक्ट, और रिएक्ट के अंदर जाके हम यहाँ पे अपना ऐप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना इस फोल्डर की डायरेक्टरी में जाके हमने यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है CMD, और CMD ओपन करने के बाद हम यहाँ पे अब वीट इस्तेमाल करेंगे। अब वीट क्यों इस्तेमाल करें? इससे पहले हमारे पास रिएक्ट की एक कमांड होती थी क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप करके हमारे को रिएक्ट एक कमांड देता था जिसकी मदद से हम यहाँ पे ऐप क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास वो कमांड डेप्रिकेट हो गई, अब वो कमांड नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हम यहाँ पे वीट का इस्तेमाल करेंगे। अब वीट होता क्या है? वीट हमारे पास, हम बात करते हैं वीट की, तो वीट हमारे पास एक बिल्ड टूल है जो हमारे को प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट पूरा और हमारे को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देता है। तो वीट हमारे पास एक बिल्ड टूल है जिसकी मदद से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वीट इज़ अ बिल्ड टूल दैट एम्स टू प्रोवाइड अ फास्ट एंड लर्नर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फॉर मॉडर्न वेब प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम वीट रिएक्ट करके अगर सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वीट रिएक्ट में हमको यहाँ पे कमांड मिल जाएगी जो हमारे पास है npm create वीट @latest। तो हम ये कमांड अपने CMD में टाइप करेंगे npm create वीट @latest। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोसीड ओके टू प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। हम इसको येस करेंगे। येस करने के बाद हमारे पास अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नेम डिफ़ाइन करेंगे हमारा प्रोजेक्ट क्या। तो अब प्रोजेक्ट नेम हम यहाँ पे कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है, जिस तरह हमारे पास OLX हो गया, आपका वॉलमार्ट हो गया, इस तरीके से जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप वो यहाँ पे उसका नाम रख देंगे। तो फर्स्ट ऐप करके यहाँ पे हम, क्योंकि फर्स्ट ऐप क्रिएट करें तो एक फर्स्ट ऐप करके हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फर्स्ट ऐप। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्ट करें तो रिएक्ट हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करनी है और जावास्क्रिप्ट करके हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब प्रोजेक्ट क्रिएट होते ही हमारे पास यहाँ पे डन नाउ रन। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कमांड आ रही हैं। सबसे पहली कमांड हमारे पास चेंज डायरेक्टरी की आ रही है। अब चेंज डायरेक्टरी की कमांड क्या, हम अभी जिस लोकेशन पे है हम वो रिएक्ट के फोल्डर, रिएक्ट की डायरेक्टरी में हमने जाना है जो हमने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले करूँ तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऐप करके हमारे पास फोल्डर है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सारी फाइल्स हैं जिसके जहाँ पे हमने जाना है और जहाँ पे हमने काम करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी करेंगे, CD चेंज डायरेक्टरी।
और यहाँ पे हम फर्स्ट ऐप भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे टैप करेंगे, टैप अगर टैप प्रेस करेंगे मल्टीपल टाइम्स तो अगर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके नाम यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएंगे। अगर आपको सिंगल प्रोजेक्ट है तो आपको वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट टैप करके हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी चेंज हो गई। डायरेक्टरी चेंज करने के बाद अब हम यहाँ पे npm इंस्टॉल की कमांड चलाएंगे। अब npm इंस्टॉल से होगा क्या कि npm इंस्टॉल से हमारे पास यहाँ पे कुछ पैकेजेस होते हैं जो हमारे पास एक नोड मॉड्यूल्स का हमारे पास फोल्डर होता है। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक SRC की तरह एक और फोल्डर होते हैं नोड मॉड्यूल्स। अब वो नोड मॉड्यूल्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस होते हैं जिसकी मदद से हमारी यहाँ पे ऐप रन करती है। विदाउट दैम हम यहाँ पे ऐप अपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करने, उसके लिए आप यहाँ पे npm इंस्टॉल या फिर आप यहाँ पे npm इंस्टॉल या फिर npm i लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ हमारे पास सेकेंड लेते हैं और हमारे पास ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है, एक डिफरेंस की अगर हम बात करें तो रिएक्ट जो हमारे पास था और वीट हमारे पास जो है, तो रिएक्ट में हमारे पास नोड मॉड्यूल्स जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप की हम कमांड चलाते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट नोड मॉड्यूल्स हमारे पास साथ इंस्टॉल हो जाते हैं और वो थोड़ा सा हमारे पास टाइम लगाता है। वीट हमारे पास क्या करता है, वीट हमारे पास पहले पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, हमारी सारी फाइल्स हमारे पास लेके आता है, उसके बाद हम यहाँ पे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाता है और हमारी ऐप जल्दी क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। तो कुछ सेकंड में हमारे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पे अपनी ऐप रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऐप कंप्लीट हो गई। नोड मॉड्यूल्स हमारे पास 150 पैकेजेस हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गए। तो इन पैकेजेस के बाद हम यहाँ पे हम अपनी ऐप स्टार्ट करेंगे। ऐप स्टार्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पे कमांड मिली है npm run dev। रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट से अगर हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे तो हमारे पास वहाँ पे npm स्टार्ट करके हमको कमांड मिलती थी। अब हम क्योंकि वीट इस्तेमाल करें तो वीट हमको अपनी कमांड दे रहा है npm run dev। हम इसको बाद में जाके प्रोजेक्ट में जाके चेंज कर सकते हैं, वो जब हम आगे जाएंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको npm run dev करके हम अपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। npm run और dev करके हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट रन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक लोकल लिंक आ रहा है HTTP करके, लोकल होस्ट कंट्रोल क्लिक करके अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये लोकल होस्ट पे हमारी वेबसाइट रन हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट का एक बेसिक सा काउंटर एप्लीकेशन हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा जी, ये हमारी बेसिक सी काउंटर एप्लीकेशन है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका चेंज करना हो, यहाँ पे हम अपना पहला कोड करेंगे हेलो वर्ल्ड का, तो यहाँ पे हमने इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा है कि एडिट अगर आपने करना है तो आप SRC के अंदर जाएं और SRC के अंदर आपके पास यहाँ पे एक app.jsx करके एक फ़ाइल होगी, उसके अंदर जाके आप वहाँ पे चेंजेस करें और उसको आप सेव कर दें। तो हम जाते हैं अपने SRC के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को आपने VS कोड में ओपन करना है। तो VS कोड में ओपन करने के लिए आप यहाँ पे फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके आप यहाँ पे इसको CMD करके कोड स्पेस डॉट आप यहाँ पे लिखेंगे और आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इसके लिए आपके पास यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हमारा VS कोड में ओपन हो रहा है। तो VS कोड हमारे पास ओपन हो गया। हमने बात की थी नोड मॉड्यूल्स की, तो हमारे अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर है। इसमें हमारे पास वो सारे डिपेंडेंट पैकेजेस हैं जिसकी हमको ज़रूरत है अपनी ऐप क्रिएट करने के लिए। नोड मॉड्यूल्स का हमारे पास फोल्डर आता है। फिर हमारे पास यहाँ पे पब्लिक का एक फोल्डर आता है जिसमें हम अपने सारे एसेट्स जो भी हमको चाहिए थे, जैसे लोगो हो गया, इमेजेस हो गए, वीडियोस, जो भी चीज़ें हमको चाहिए वो हम यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक SRC का फोल्डर आता है, जो हमने बात की थी कि SRC के फोल्डर के अंदर हमको यहाँ पे एक app.jsx की फाइल मिलेगी। तो ये हमारी app.jsx की फाइल है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कोड आ रहा है। ये कोड हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अपना काम करना है। तो यहाँ पे बेसिक काउंटर एप्लीकेशन है। ये हमारे पास एक रिएक्ट का फंक्शन कंपोनेंट बना हुआ है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम फंक्शन कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं। फिलहाल हमारे पास जो भी हम काम करेंगे वो रिटर्न के अंदर हमारे पास एक यहाँ पे डिफ का एक कंटेनर आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये डिफ के कंटेनर के अंदर सारा काम करेंगे। इसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और यहाँ पे अपना जो काम करना है आपको यहाँ पे आप कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे यहाँ पे हम एक डिफ क्रिएट करें जिसमें हम यहाँ पे एक H1 हेडिंग डालेंगे, H1, और H1 के अंदर हम यहाँ पे हेलो रिएक्ट करके एक हेडिंग डाल लें। इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे को चेंजेस मिल जाएंगी। अच्छा, सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। हमको एप्लीकेशन अपनी दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो एप्लीकेशन मेरे ख्याल से चल नहीं रही। तो npm run dev की कमांड चलाएंगे और हम यहाँ पे अपनी ऐप स्टार्ट करेंगे। ऐप स्टार्ट हो गई हमारी। यहाँ पे आके हम एक मरतबा रिलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारे को हेलो रिएक्ट करके हमारी पहली एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर ली। इसमें हमने हेलो रिएक्ट हमने एक प्रिंट करवा दिया।
और अगर हम बाकी अपने स्ट्रक्चर की बात करें, फोल्डर स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास यहाँ पे और कौन कौन सी फाइल है वो भी देख लेते हैं ज़रा। तो एसेट्स का एक फ़ोल्डर है, यहाँ पे भी हम अपने एसेट्स रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे app.css है, तो CSS जो भी हमने करनी है वो यहाँ पे हम app.css के अंदर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे index.css है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जितनी भी JSX की फाइल होंगी, अब JSX क्या है, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट XML है, जिसमें हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ यहाँ पे HTML करते हैं। इसको हम आगे डीप में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास main.jsx, मतलब एक तरह से ये JS की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो main.jsx हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसके लिए हमारे पास index.css की फाइल है, और जिस तरह हमारे पास app.js की फाइल है, इसी तरीके से हमारे पास app.css, मतलब हर फाइल के लिए अलग अलग CS फाइल है यहाँ पे क्रिएट हुई है। फिर यहाँ पे गेट इग्नोर की एक फाइल है, फिर यहाँ पे एडिशनल हमारे पास वीट कॉन्फिग वीट की अपनी फाइल है, रीडमी फाइल है जो हम यहाँ पे गेटअप पे इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल index.html की है, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स का एक कोड रखा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे packet.json की एक फाइल है। packet.json के अंदर हमारे वो सारे पैकेजेस जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। रिएक्ट डॉम हमारा पहले पैकेज है जो हमारा इंस्टॉल हो चुका था। इसके अलावा यहाँ पे हम जो कमांड रन कर रहे थे npm run dev, तो उसकी यहाँ पे डेव करके यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिससे हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। index.html की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक डेव कंटेनर बना हुआ है जिसकी आईडी रूट करके लिखी हुई है। अब ये रूट आईडी हमारे पास यहाँ पे लिंक हुई हुई है JSX की फाइल से, main.jsx से। तो जो भी काम हमारा हो रहा है वो इस रूट की कंटेनर के अंदर हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास main.jsx के अंदर यहाँ पे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं वही चीज़ यहाँ पे हुई है, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्रिएट रूट करके। अब यहाँ पे रेंडर मेथड चल रहा है। यहाँ पे हम दो चीज़ें बताते हैं, एक चीज़ की क्या दिखाना है और कहाँ दिखाना है। हमने इसको बता दिया गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, क्रिएट रूट करके हमने यहाँ पे बता दिया इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी के रूट का एक आईडी बनी हुई है हमारे पास HTML की फाइल में। आपने ये सब चीज़ें वहाँ दिखानी, और क्या दिखानी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने ऐप करके एक चीज़ रेंडर हुई है, इसको हम डिटेल में आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। app.jsx में हम जो भी काम कर रहे हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। app.jsx के अंदर हमने काम किया, तो अगर आप इसमें और थोड़ा सा हाथ सेट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सिर्फ app.jsx की और app.css की फाइल में काम करना है। JSX की फाइल में आप यहाँ पे इसके रिटर्न के अंदर सारा कोड करेंगे, और CSS के लिए यहाँ पे आप app.css में अपना कोड करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक हम इसको कवर करेंगे। और इंट्रोडक्शन के बाद हम यहाँ पे स्टार्टअप कर लिया आज, और हम आगे डिटेल में कंपोनेंट्स के बारे में, JSX के बारे में सब डिस्कस करेंगे।